So in last class we have studied about tetrahedral void and octahedral void. I explained you कि कैसे position find out करने होते हैं. So two types of voids were there, tetrahedral void and octahedral void. ठीक है. अभी नेक्स्ट टाइम हमें फॉलो करना है रेडियस रेशियो. तो ये डिसाइड करने के लिए कौन सा आइटम या आयन किस वर्ल्ड में जाएगा, इसलिए एक टेक्निकल टर्म कैलकुलेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो. ठीक है. तो राइट डाउन द टर्म रेडियस रेशियो. राइट डाउन. इट इज द रेशियो ऑफ radius of cation to anion for an ionic solid. It is the ratio of radius of cation to anion for a ionic solid. We are writing it is the ratio of radius of cation to anion for an ionic solid. और सिंपल टर्म में इसको r प्लस बाई r माइनस लिखते हैं. सो रेडियस रेशियो विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ cation बाई रेडियस ऑफ anion. अब अगर हमें कभी भी रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो. और लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दो अजम्पशन लिए जाते हैं. विल कंसीडर कांटेक्ट ऑफ एनाइन टू एनाइन एज वेल एज कैटायन टू एनाइन. तो मेक अ नोट फॉर दैट. तो राइट डाउन टू कैलकुलेट से दो बार रेशियो क्यों लिखे? कैलकुलेट लिमिटिंग रेडियस रेशियो. To calculate limiting radius ratio, we'll assume contact of anion to anion as well as cation to anion. ये पॉइंट समझ आया? So whenever we want to calculate radius ratio, we have to maintain two things. एक तो anion से anion का contact consider करना और दूसरा cation से anion का contact consider करना. ठीक है. तो मैं आपको वन बाय वन रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ. एंड देयर आर टू वेज कि एक तो मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कैसे रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं. बट एट द सेम टाइम एक पॉइंट और याद रखना है कि फाइनली आपको रेडियस रेशियो लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम आपको रेशियो का आइडिया होना चाहिए. दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपको रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा. तो वॉइड ऑक्यूपाई करने के लिए आपको रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन पता होना चाहिए. इससे हम डिसाइड करेंगे कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई होता है. तो पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, फिर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में आपको नोट डाउन करा दूंगा. सबसे पहला केस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री. राइट डाउन द टर्म रेडियस रेशियो फॉर coordination number 3 radius ratio for coordination number 3 triangular planar geometry. Triangular planar geometry. Radius ratio for coordination number 3 triangular planar geometry. Okay. Okay, तो triangular planar geometry if you draw, तो मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंपल्सरी है कि आप कैटायन टू एनायन और एनायन टू कैटायन दोनों के कॉन्टैक्ट कंसीडर करेंगे. तो लेट्स से हमने पहले 3 एनायन लिए, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है. तो these 3 एनायंस आर टचिंग ईच अदर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ऐसे आपने पहले 3 एनायन टच करते हुए ज्योमेट्री बनाई. अब इसमें जो कैटायन है वो इनका जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है उसमें फिक्स हो रहा है. तो लेट्स से यहाँ पे हमारा एक कैटायन फिक्स हो गया. हमें ऐसा कैटायन कंसीडर करना है
जो कैटायन से एनायन और एनायन से कैटायन दोनों का कॉन्टैक्ट कंसीडर हो रहा है। और ध्यान से देखो कि अगर हमारे ये दोनों एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r लेनी पड़ जाएगी। और अगर कैटायन से एनायन का कॉन्टैक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो ये कैटायन से एनायन तक की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों वैल्यूज को अप्लाई करें तो हमें सबसे पहली कंडीशन क्या लिखनी है कि जो ट्राइंगल का सेंटर है उससे कॉर्नर तक की डिस्टेंस है कैटायन से एनायन, है ना। तो अगर इस ज्योमेट्री को यहाँ पे पहले अलग से ड्रॉ कर लूँ तो देखो ऐसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर से कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन है। तो इस पर मैं मार्क करूँ तो ये आपका पोजीशन ऑफ कैटायन है और ये पोजीशन ऑफ एनायन है। ठीक है, तो आप जानते हो कि ट्राइंगल के अंदर ये 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन हो गया, ये 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन हो गया, ये भी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन हो गया। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसकी हाइट निकाल लोगे पहले। तो हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 2 3 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन। और ट्राइंगल के अंदर जो सेंटर है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है इस लेंथ को, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे तो इट बिकम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ √3r माइनस। जो हमारी वर्टिकल हाइट है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रही है और कैटायन एनायन की डिस्टेंस सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस है। तो दैट डिस्टेंस विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ √3r माइनस। आर माइनस से डिवाइड कर दीजिए एक्सप्रेशन को, ये अप्लाई आ जाएगा r प्लस बाई आर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3। और सिंपल टर्म में लिखेंगे तो r प्लस बाई आर माइनस की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3/√3। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको ट्राइंगुलर वर्ल्ड के लिए वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, दिस कम्स आउट टू अप्रॉक्सीमेटली 0.155। radius of cation by radius of anion value is 0.155, then it is coordination number 3 triangular planar geometry। okay, इसका नेक्स्ट सेगमेंट लिखेंगे रेडियस रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको याद है मैंने बताया था मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर को टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर जो होता है दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड। एक बार अगर ज्योमेट्री को ड्रॉ कर दूं आपके लिए, ऐसे होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल के साइड को अगर हम ए एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो है वो एनाइन होंगे और बॉडी सेंटर पे कैटायन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन क्यूब में आपको याद है कैसे बताया था, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स पे एनाइन हो गया
मिनी क्यूब बॉडी सेंटर पे, मिनी क्यूब बॉडी सेंटर पे केटायन हो गया। एफसीसी के अंदर अगर दो एनाइन टच करेंगे तो उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है? a√2/2। फेस सेंटर और कॉर्नर टच करता है एक दूसरे को, तो यहाँ से रेडियस ऑफ एनाइन अगर रिपोर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a√2/4। और मिनी क्यूब के कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो वो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी a√3/4। बस इसमें r माइनस से डिवाइड कर दो, तो आपका रिलेशन आ जाएगा r प्लस बाई r माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू √3/√2। फिर इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो r प्लस बाई r माइनस विल बी इक्वल टू √3 माइनस √2/√2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.225 आती है। ये आपका फॉर्मेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो हो गया। तीसरी ज्योमेट्री फॉलो करनी है ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेसिकली। रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री याद है आपको? ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड कैसे क्रिएट करते थे? या तो बॉडी सेंटर से या फिर एज सेंटर से सीसीपी अरेंजमेंट में। उसमें भी सेम फिर से अरेंजमेंट लिखेंगे जरा हम। यहाँ पे जो एनायन है वो कॉर्नर एंड फेस सेंटर ऑक्यूपाई कर ले, उसका एफसीसी अरेंजमेंट आ गया। लेक्चर चालू है। तो केटायन है that comes out to be at body center or edge center. So cation is at body center and end center, sorry edge center. आपको लॉजिक याद है? लास्ट क्लास में ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड की लोकेशन बताई थी सीसीपी अरेंजमेंट में। क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग में अगर कॉर्नर और फेस सेंटर एनाइन ऑक्यूपाई कर रहा है तो जो केटायन होगा दैट विल बी आइदर एट बॉडी सेंटर और एट एज सेंटर। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब स्क्वायर बेस पे एक पिरामिड ऊपर बना दो और एक पिरामिड नीचे जनरेट कर दो। This is your octahedral geometry. इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉडी सेंटर पोजीशन है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड होता है बेसिकली। उसमें भी सिंपल लॉजिक लगा दो, अगर हमारे दो एनाइन टच कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ एनाइन तो a√2/4 ही आ जाएगा। एफसीसी अरेंजमेंट में रेडियस ऑफ एनाइन कितना होता है? a√2/4। अब रेडियस ऑफ केटायन प्लस एनाइन ये कितना होगा? बॉडी सेंटर से लेके फेस सेंटर तक की डिस्टेंस विच इज a/2। दिस इज द डिस्टेंस, या तो बॉडी सेंटर से फेस सेंटर डिस्टेंस समझ लो, आइदर बॉडी सेंटर टू फेस सेंटर, या फिर इसी डिस्टेंस को आप अगर एज सेंटर एज्यूम कर रहे हो तो इट इज एज सेंटर टू कॉर्नर। दोनों ही केस में a/2 आएगा। एज सेंटर टू कॉर्नर
सीसीटी अरेंजमेंट में एज सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस लिख लें या फिर बॉडी सेंटर से फेस सेंटर लिख लें। तो सीसीटी अरेंजमेंट में रेडियस ऑफ एनाइन जो आएगा दैट इज a√2/4, रेडियस ऑफ पेटाइन प्लस एनाइन इज इक्वल टू a/2। इससे रेडियस ऑफ एनाइन से डिवाइड कर दो यहाँ पर, जैसे डिवाइड करोगे तो r प्लस बाई r माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे तो r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू √2 माइनस 1 जो सेम एज 0.414 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इन दिस केस क्या कर रहे हैं हम कि जो केटायन है हमारे पास वो बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब पे है, और जो एनायन है वो कॉर्नर्स पे है। तो सारे कॉर्नर्स हमने एनायन से ऑक्यूपाई करवा दिए और केटायन जो है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इफ टू एनायन विल टच ईच अदर, तो दोनों कॉर्नर अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो 2 टाइम्स r माइनस इज इक्वल टू a हो जाएगा। a इज साइड लेंथ ऑफ क्यूब। कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस। और अगर बॉडी सेंटर कॉर्नर को टच करेगा तो रेडियस ऑफ केटायन प्लस एनायन विल बी इक्वल टू a√3/2। ये कैसे डिस्टेंस हुई, बॉडी सेंटर टू कॉर्नर। तो क्यूब के बॉडी सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस बॉडी डायगोनल का हाफ हो जाएगा। बॉडी डायगोनल इज a√3, तो उसका हाफ लिखेंगे a√3/2। तो रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू a√3/2। फिर से दोनों का रेशियो अप्लाई कर दो। So now on solving it comes out to be radius of cation by anion plus 1 is equal to √3, or simply radius of cation by anion is equal to √3 minus 1, which is same as 0.732। ये आपके सारे रेडियस रेशियो कैलकुलेशन मैंने बता दिए। अब देखिए रेडियस रेशियो अगेंस्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री आपको वैल्यूज लर्न करनी है, तो उसके लिए टेबुलर फॉर्म में मैं पूरा डेटा लिख रहा हूँ, आपको केयरफुली नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो का मतलब है केटायन से एनायन और एनायन से एनायन दोनों कॉन्टैक्ट कंसीडर कर लें। ऑल्दो यू नो इट वेरी वेल कि कभी भी दो एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर सकते बिकॉज दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। दैट्स व्हाई इट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो मतलब जब रेडियस रेशियो से जस्ट बड़ा होगा तब वो कोऑर्डिनेशन नंबर अचीव होगा। So we are putting first term limiting radius ratio. So this is radius ratio of cation to anion. Second term is coordination number. Coordination number. And then geometry. तो सबसे पहली वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो रेडियस रेशियो अगर 0 से बड़ा हो गया कुछ भी 0.155 तक जाएगा, then this is coordination number 2 linear geometry. And radius ratio is from 0 till 0.155. This is coordination number 2 linear geometry. When this value is greater than 0.155 but less than 0.225,
Then this is coordination number 3, triangular planar. The geometry is triangular planar. When this value is higher than 225 but less than 0.414, then this is coordination number 4, tetrahedral geometry. When this value is higher than 0.414 but less than 0.732, then this is coordination number 6, octahedral geometry. When this ratio is greater than 0.732 but less than 0.999, then this is coordination number 8, body-centered cubic. रेडियस रेशियो बराबर हो गया, सब इक्वल हो गए 1, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट हो जाएगा. These are the possible radius ratios and their different geometries. So as per the radius ratio, cation and anion occupies their relative geometries. So with the same radius ratio, we can decide the type of voids. तो बेसिकली 4 तरह के voids पॉसिबल हैं. एक ट्रायंगुलर void होता है, एक टेट्राहेड्रल void, एक ऑक्टाहेड्रल void और एक क्यूबिक void. इसमें हम लोग केटायन को प्लेस कर रहे हैं. अब अगला टेबल लिख लो टाइप ऑफ voids के लिए. So write down the term types of voids. उसका radius of void upon radius of lattice और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर. बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के voids डील करने वाले हम लोग. सबसे पहले void को बोलते हैं ट्रायंगुलर void. ट्रायंगुलर void मतलब ट्रायंगुलर प्लेन. So 0. So your screen is freezed. So triangular void radius ratio मतलब triangular planar type of geometry होगी. तो उसका radius ratio 0.155. यहाँ coordination number 3 फॉलो करेंगे. दूसरा केस पढ़ा है टेट्राहेड्रल void. टेट्राहेड्रल void के लिए वैल्यू अप्लाई करेंगे 0.225. coordination number is 4. Then it is octahedral void, where this value is 0.414. coordination number 6. And the last one is cubic void, where this value is 0.732, and you can write coordination number 8. So type of void decide करने के लिए radius ratio से decide करते हैं, और type of ionic solid decide करने के लिए cation और anion का क्या radius ratio होना चाहिए, ये भी radius ratio से decide करते हैं. तो अगर आपसे बोला गया कि कोई atom octahedral void में है, तो उसके radius ratio हम लोग पहले करेंगे 0.414, tetrahedral के लिए 0.225, cubic void के लिए 0.732, and for triangular void it is 0.155. Okay. So next concept follow करना है ionic solids या formula of ionic solids. Write down the next concept, formula of ionic solids. तो आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में एक बार पढ़ी होगी कि आयनिक सॉलिड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सेप्टेड होता है. So for ionic solids, empirical formula are accepted. For ionic solids, empirical formula are accepted. तो जो empirical formula हमने रैंकर से सीखी मोल्स में, वो अप्लाई केवल ionic solids के लिए किया जाता है. बाकियों के लिए भी कर सकते हैं, और उसका जो प्राइमरी एम है स्टडी करने का, वो ionic solids के लिए है. तो ionic solids के फॉर्मूले लिखने के 3 मेजर तरीके होते हैं.
और फाइनली इसमें से जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, या उसी को एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम लोग आइडियल सॉलिड के फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक तरीका हम लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, वही बता रहा हूँ सबसे पहले। तो लेट्स से हमारे पास केटाइन जो है उसकी वैलेंसी AX+ है, और एनाइन जो है उसकी वैलेंसी लेट से BY- है। तो फॉर्मूला लिखते टाइम वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो AX+ BY- है, उसके X+ को B की साइड में लिखेंगे और उसके Y- को A की साइड में लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी AY/BX। आयनिक सॉलिड्स के फॉर्मूले लिखते टाइम ये टेक्निक अप्लाई करी जाती है। केटाइन की वैलेंसी को एनाइन की साइड पे, एनाइन की वैलेंसी को केटाइन की साइड पे। फॉर्मूला इज AY/BX। वैसे कोई भी केस ले लो, बट लिखना एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल से समझना है तो Mg2+ लिया आपने, O2- लिया, फॉर्मूला बना Mg2O2, बट अब उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला विल बी MgO। चीज़ आपने पहले ही सीख रखी है। Mg2O2 फॉर्मूला बनेगा पहले, बट अब ऐसे लिखेंगे क्या, MgO। सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा जाता है आयनिक सॉलिड्स के लिए, तो फॉर्मूला विल बी MgO। जैसे और भी कई एग्जांपल लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखना है तो Fe3+ है और O2- है, एंड फॉर्मूला विल बी Fe2O3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। दिस फर्स्ट वे टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड। दूसरे तरीके में अगर हमारे पास दो एलिमेंट है, एक केटाइन X है और एक एनाइन Y है, तो जो केटाइन X है अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेट से A है और एनाइन Y अगर है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेट से B है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। सो फॉर्मूला विल बी XA/YB, सॉरी XB/YA। X का कोऑर्डिनेशन नंबर B के Y की तरफ, Y का कोऑर्डिनेशन X की तरफ। फॉर्मूला विल बी XB/YA। और तीसरा तरीका जो सबसे कॉमनली यूज करने वाले हम लोग सॉलिड स्टेट में, दैट इज इफ effective number of cation P in a unit cell is, let's say, M. Effective number of cation P in a unit cell is M, let's say। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो cation का इफेक्टिव नंबर है वो लेट से M है। सो इफ इफेक्टिव नंबर ऑफ cation in a unit cell equal to M and that of anion, effective number of anion Q in a unit cell is, let's say, N, तो फिर जो नंबर होता है वो एग्जैक्टली फॉर्मूले में किया जाता है। तो उस केस में फॉर्मूला होगा PMQM। तो ध्यान रखना पहले दोनों फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि इफेक्टिव नंबर में एग्जैक्ट नंबर लिख दिया जाता है। तो जितना नंबर किसी यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली प्रेजेंट है दैट इज द फॉर्मूला। तो किसी भी आयनिक सॉलिड के फॉर्मूले लिखने के तीन तरीके हो गए आपके पास। सबसे पहले जो चार्ज है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इफेक्टिव नंबर को एक्जैक्टली रिपोर्ट करके हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख के किसी भी आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला रिपोर्ट करते हैं। इज दैट ओके? आप इस चीज को थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आएगा। Now write down a question. In a solid oxide ion are arranged in CCP. CCP मतलब समझना है, cubic closest packing. So in a solid, oxide ions are arranged in CCP. Cation A occupies 1/8 of tetrahedral void and cation B occupies 1/4 of octahedral void. Formula of the compound is,
तो देखो आपको इफेक्टिव नंबर रिपोर्ट करना है, सबसे आसान तरीका वही है हमारे लिए यहाँ पे। तो अगर हमारा ऑक्साइडाइन सीसीपी में है, यहाँ पे ऑक्साइडाइन सीसीपी में है, तो इसका इफेक्टिव नंबर कितना होगा? 4। So your screen is Sir, your screen is freezed. freeze. So oxidine CCP, that means effective number will be 4. अब जो कैटायन A है उसने आपका 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर इसका इफेक्टिव नंबर लिख रहे हैं हम लोग, तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं? 8। Write the effective number. So total 8 tetrahedral voids are there. Out of 1/8 is occupied, so it is 1 occupied. And the second term, कैटायन B जो है वो 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर होता है 4 CCP में, उसका 1/4 ऑक्यूपाइड है, तो इफेक्टिव कितना हुआ? 1। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे लिए? AbO4 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, और ऑक्साइड है 4। तो फॉर्मूला विल बी AbO4. Now next question. If the anion A forms hexagonal closest packing of cation C, if the anion A forms hexagonal closest packing of cation C, occupy only 2/3 octahedral void in it, then the general formula of the compound is, if anion A forms hexagonal closest packing and cation C occupies 2/3 of octahedral void in it, then general formula of the compound is. So in this question you can see कि जो A है HCP फॉर्म किया है, तो उसका इफेक्टिव नंबर अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6, और कैटायन C जो है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका इफेक्टिव नंबर अगर लिखेंगे तो HCP के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है दैट नंबर इज 6, तो उसका 2/3 अप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 4. So your formula is C4A6 C4A6. अब ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा जाता है, सो दिस कैन बी रिटन एज C2A3. ठीक है। HCP का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6, HCP के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज आल्सो 6, बिकॉज इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इफेक्टिव नंबर के इक्वल होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इफेक्टिव नंबर का डबल होता है। तो octahedral voids are 6, effective number will be 2/3 into 6 means 4. So formula is C4A6, या simplest formula लिखेंगे तो it is C2A3. Now the next question. Next question is given in the spindle structure. Oxide ions are cubic closures packed, whereas in the spindle structure ions are cubic closures packed, whereas 1/8 of tetrahedral voids are occupied by A2 plus cation and 1/2 octahedral voids are occupied by B3 plus cation. The general formula of the compound having spindle structure is, in the spindle structure oxide ions are cubic closed packed, whereas 1/8 of tetrahedral voids are occupied by A2 plus cation and 1/2 of octahedral voids are occupied by B3 plus cation, and general formula of the spindle structure.
वैसे देखो भाई टेक्निकली सबसे पहले ऑक्साइड आयन जो है वो फॉर्म कर रहा है CCP, तो इसका इफेक्टिव नंबर हो गया 4। A2 प्लस आयन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका इफेक्टिव नंबर अगर लिखेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इफेक्टिव नंबर का डबल होता है, सो इट इज 8, और उसमें से 1/8 ऑक्यूपाइड है तो इट इज 1, एंड इट इज B3 प्लस जो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इफेक्टिव नंबर जो है वो इफेक्टिव नंबर के इक्वल होता है, दैट इज 4, उसमें से हाफ ऑक्यूपाइड है, सो इट इज 2। अब अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे ये आएगा AB2O4, फॉर्मूला विल बी AB2O4। ऑक्साइड आयन CCP में था इसलिए इफेक्टिव नंबर 4। A2 प्लस आयन है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रखा है। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का डबल होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर 4, दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 8। Out of 8, 1/8 is occupied, so this number will be 1. Octahedral void का नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर 4, so octahedral voids are 4. Out of that, half is occupied, so 4 into half is 2. एक टेट्राहेड्रल void, दो octahedral void occupied है, और CCP कहते हैं ऑक्साइड आयन का, तो फॉर्मूला हुआ AB2O4। So next question is, in a face-centered cubic arrangement of A and B atoms, whose A atoms are at the corner of the unit cell and B atoms at the face centers. In a face-centered cubic arrangement of A and B atoms, whose A atoms are at the corner of the unit cell and B atoms at the face centers, one of the B atom missing from one of the face in unit cell, the simplest formula of the compound is। तो देखो पहले इफेक्टिव नंबर लिखो और फिर जो मिसिंग है उसको रिमूव कर दो, तो आपका फॉर्मूला निकल आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो उसने लिखा है ए एटम्स एट द कॉर्नर। Sir, please wait. सो ए एटम कॉर्नर का मतलब इफेक्टिव नंबर हुआ 1, एंड बी एटम्स गिवन है फेस सेंटर। तो उसका इफेक्टिव कितना हुआ 3। सिक्स फेसेस होता है, कंट्रीब्यूशन 1/2 से 3। अब देखो उसने बोला है वन ऑफ द आइटम बी मिसिंग फ्रॉम ऑफ द फेस ऑफ द यूनिट सेल, सो मिसिंग बी फ्रॉम वन फेस सेंटर, इसका इफेक्टिव कितना हो गया हाफ। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है और एक ही फेस सेंटर मिसिंग है, तो मिसिंग हो गया बी हाफ। तो इफेक्टिव बी प्रेजेंट कितना हो गया 3 होना चाहिए था और हाफ कम हो गया, यह रहेगा 3 - 1/2 मीन्स 5/2। अब अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला विल बी AB 5/2, और हमें चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन फॉर्मूले को, दिस इज सेम एज A2B5। ठीक है, फेस सेंटर का इफेक्टिव 3 था, उसमें से एक फेस सेंटर मिसिंग है, मतलब इफेक्टिव हाफ कम कर दिया, तो नेट इफेक्टिव बी जो बचा फॉर्मूला यूनिट में वो 5/2। ए का इफेक्टिव 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, फॉर्मूला मस्ट बी AB
5/2 फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा था एम्पिरिकल फॉर्मूला के केस में, तो उस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला विल बी A2B5। नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे आयनिक सॉलिड्स। देयर आर सम आयनिक सॉलिड्स, इनके स्ट्रक्चर्स हमारे कोर्स में डायरेक्टली है, सो पुट द नेक्स्ट टर्म आयनिक सॉलिड्स। टोटल 5 तरह के आयनिक सॉलिड्स हमारे कोर्स में है। सबसे पहला केस लिखना है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ये इसी को NaCl टाइप भी बोलते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट लिखना है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं NaCl टाइप। तो इस स्ट्रक्चर में जो एनायन है वो CCP फॉर्म करता है, और कैटायन जो है वो ऑक्टाइडल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। सो राइट, इन दिस अरेंजमेंट anion forms CCP मतलब ना cubic closures packing, and cation occupies all the octahedral void. In this arrangement, anion forms CCP and cation occupies all the octahedral void. ठीक है, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है NaCl टाइप। इसमें एनायन जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है, और कैटायन जो है वो सारे ऑक्टाइडल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव नंबर काउंट करोगे तो एनायन का इफेक्टिव नंबर हुआ 4, और कैटायन का इफेक्टिव नंबर भी हुआ 4। तो NaCl के एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली 4 यूनिट्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ दो मेन बातें हो गई, एक तो इफेक्टिव नंबर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो अगर आपको लिखना है तो लिखिए, एक Na+ है, एक Cl- है। हमें दो बातें चेक करनी है, एक इफेक्टिव नंबर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CCC भी फॉर्म कर रहा है, तो इफेक्टिव नंबर 4। ऑक्टाइडल वॉइड का नंबर इफेक्टिव नंबर के इक्वल होता है, तो ऑक्टाइडल वॉइड आर आल्सो ऑक्यूपाइड 4। और जो आइटम ऑक्टाइडल वॉइड में होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और फॉर्मूला NaCl है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- will also be 6। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। दूसरा अरेंजमेंट जो पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड अरेंजमेंट। नेक्स्ट अरेंजमेंट इज जिंक ब्लेंड अरेंजमेंट, या इसी को ZNS टाइप बोलते हैं। जिंक ब्लेंड अरेंजमेंट, या इसी को बोलते हैं ZNS टाइप। अब इस अरेंजमेंट में जो एनायन है वो CCP फॉर्म करता है, और कैटायन जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। राइट, इन दिस अरेंजमेंट anion forms CCP
and cation occupies alternate tetrahedral void. पहले सारे ऑक्टाहेड्रल void ऑक्यूपाइड थे, अभी ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल void ऑक्यूपाइड है. अगर कोई आइटम टेट्राहेड्रल void में प्रेजेंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा. फिर से वही दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक इफेक्टिव नंबर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर. Zn2 प्लस एक सल्फाइड आयन है, इसका इफेक्टिव नंबर भी 4 है और इसका इफेक्टिव नंबर भी 4 है, क्योंकि टेट्राहेड्रल void का नंबर इफेक्टिव नंबर का डबल होता है. सो टेट्राहेड्रल void विल बी 8 और उसमें से अल्टरनेट प्रेजेंट है, मतलब एक छोड़ के एक प्रेजेंट है, सो इफेक्टिव इट विल बी 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन बोथ द केसेस आल्सो 4, क्योंकि कोई भी आइटम अगर टेट्राहेड्रल void में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. और फार्मूला ZnS है तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:1 है, तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा. तो फॉर्मूले कंसेप्ट सिखाया था आपको कि अगर हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला ZnS है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:1 है. ठीक है, उसमें एक कभी कभी टेक्निकल सवाल आता है, वो जो जरा नोट बना के लिख लीजिए. So write down in zinc blind structure, in zinc blind structure, yeah, in zinc blind arrangement, if all Zn2 plus and sulfide ion are replaced by carbon, then it achieves diamond structure. Yeah, it achieves diamond-like arrangement of allotrope of carbon. तो अगर जिंक ब्लेंड अरेंजमेंट के सारे Zn2 प्लस और सारे सल्फाइड आयन को कार्बन से रिप्लेस कर दें तो जो नया स्ट्रक्चर अचीव होता है तो डायमंड लाइक अरेंजमेंट होता है कार्बन एलोट्रॉप्स में. कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिंग. ये डायमंड लाइक अरेंजमेंट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, थर्ड अरेंजमेंट लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज CaF2 टाइप. Fluoride structure, this is CaF2 type. So इस अरेंजमेंट में जो Ca2 प्लस है वो CCP फॉर्म करता है और F माइनस जो है वो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करता है. तो राइट हो, इन दिस अरेंजमेंट कैल्शियम 2 प्लस फॉर्म CCP. अगर और प्रिसाइसली लिखना है तो कैटायन फॉर्म CCP. इन दिस अरेंजमेंट कैटायन फॉर्म CCP. CCP का मतलब समझ गए ना, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, कॉर्नर और फेस सेंटर ऑक्यूपाइड. So in this arrangement, cation forms CCP and anion occupies all the tetrahedral void. Anion occupies all the tetrahedral void. ठीक है, तो फिर से वही दो चीजें आएंगी, इफेक्टिव नंबर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इसे लिख लो एक बार. यहाँ पे इफेक्टिव नंबर लिखना है तो
और एक कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। यहाँ पे कैल्शियम 2+ जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है तो इसका इफेक्टिव नंबर 4 है, और फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका इफेक्टिव नंबर 8 है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। फॉर्मूला CF2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 2:1, इसका मतलब 8:4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखते हैं। Coordination number fluoride ion is 4, then certainly for calcium it will be 8. So formula will be Ca4F8. That means Cf2. ठीक, अब एक इसका रिवर्स स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज Na2O टाइप। तो बस अब कैटायन और एनायन की पोजीशन स्वाइप हो जाएगी। पहले कैटायन CC4 फॉर्म कर रहा था, अब एनायन CCP फॉर्म करेगा, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कैटायन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लिख लीजिए सेम चीज। इन दिस अरेंजमेंट anion forms CCP. In this arrangement, anion forms CCP and cation occupies all the tetrahedral void. All the tetrahedral voids. इससे वही काम, इफेक्टिव नंबर लिखो और कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो। So here we have Na plus and oxide ion। अब oxide ion का CCP है तो इफेक्टिव नंबर 4, और Na plus का टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इफेक्टिव नंबर 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो दूसरे वाले का अपने आप 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखो। One last arrangement is cesium halide structure. cesium halide structure ऐसी को CSCl टाइप भी बोलता है। cesium halide structure है CSCl टाइप। इस अरेंजमेंट में जो एनायन है वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब होता है, और कैटायन जो है वो बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब रिप्रेजेंट होता है। इसको भी लिखते हैं। इन दिस अरेंजमेंट anion is at corners of the cubical unit cell, cubic unit cell, and cation is at the body center. ठीक है, उससे अगर इफेक्टिव नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे Cl माइनस जो है वो कॉर्नर पे, इसके इफेक्टिव नंबर 1,
cesium plus body center पे stay effective number 1 and coordination number 4 both will be 8 क्योंकि body centered cubic type of arrangement बन जाएगा. ठीक है. तो Cl minus का effective number 1 हुआ, cesium plus का effective number 1 हुआ and coordination number for both will be 8 and 8 because the body center और उसकी surrounding में 8 corners हैं और हर corner की surrounding में 8 body centers हैं. यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करने का है वो ये है कि अभी तक मैंने जितने भी अरेंजमेंट पढ़ाए हैं सीजियम हैलाइड से पहले, सारे अरेंजमेंट के अंदर इफेक्टिवली 4 यूनिट प्रेजेंट थी यूनिट सेल में. केवल सीजियम हैलाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इफेक्टिवली 1 यूनिट प्रेजेंट है यूनिट सेल में. रेस्ट ऑल केसेस 4 यूनिट्स आर प्रेजेंट. रॉक सॉल्ट में 4 NaCl यूनिट थी, जिंक ब्राइट में 4 जिंक सल्फाइड यूनिट्स थी, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में 4 CaF2 यूनिट्स थी, एंटी फ्लोराइड में 4 Na2 यूनिट्स थी. सीजियम हैलाइड में केवल एक सीजियम हैलाइड यूनिट है. ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें. दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे नोट बना के लिख लो. अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रॉक सॉल्ट जो है वो सीजियम हैलाइड में कन्वर्ट होता है. ये पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए अलग से. You may be surprised to know that we have learned On increasing pressure, the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria. so make a note for that. On increasing pressure, cesium halide structure may change to rock salt structure, क्योंकि दोनों alkali metal halides हैं. And on increasing temperature, rock salt structure converts to cesium halide structure. Rock salt structure may change to cesium halide structure. मतलब अगर आप सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो रॉक सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो सीजियम हैलाइड में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. तो दीज आर द आयनिक सॉलिड्स जो अपने कोर्स में डायरेक्टली प्रेजेंट है. इनके स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली लर्न कर लेना है. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड एंड सीजियम हैलाइड. ओके, सो विल स्टॉप हियर.